आज का हमारा टॉपिक है भारत में औद्योगिक रुग्णता तथा औद्योगिक श्रम। औद्योगिकीकरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन समय में परिवर्तन के साथ कई कारण ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं जिसकी वजह से जो विभिन्न उद्योग कार्य कर रहे होते हैं उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या ऐसी उत्पन्न हो जाती है जो इतनी लंबी चलती है कि वो फिर एक बीमारी का रूप ले लेती है। जैसे कि हम लोग खुद भी अगर किसी अपनी ऐसी कोई शारीरिक समस्या को नजरअंदाज कर दें तो लंबे समय के बाद वो एक भयंकर रूप लेकर बीमारी का रूप ले लेती है, डिजीज, बीमारी। तो ये चीज उद्योगों में भी होती है कि औद्योगिकीकरण में भी बीमारी हो सकती है। तो इसी चीज को समझा गया, इसी चीज को देखा गया और इसके बाद इसको एक समस्या की तरह लिया गया, क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर कोई बीमारी चलती रहे तो उसके बाद उसका निराकरण करना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बार जो उद्योगों का अंत है या उनकी जो मृत्यु है वो भी हो सकती है। इसीलिए इसको औद्योगिक बीमारी या औद्योगिक रुग्णता की परिभाषा जो है रिजर्व बैंक ने दी है कि बीमार औद्योगिक इकाई वह है जिसके वर्तमान वर्ष में नगद हानि सहन करनी पड़ती है और आने वाले 2 वर्षों में उसी दशा में निरंतर ऐसे घाटे की स्पष्ट संभावनाएं परिलक्षित होती हैं। मतलब रिजर्व बैंक का ये कहना था कि भारत में इसकी परिभाषा इस तरह से दी गई है कि यदि कोई उद्योग बहुत लंबे इस वर्ष वर्तमान का जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, जो वित्तीय वर्ष होता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जिसका आकलन किया जाता है, उसमें उसको नगद हानि सहन करनी पड़ी है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 वर्षों तक भी ऐसी ही हानि उसको होगी। ऐसी दशा उसकी हो गई है कि उसको उस सिचुएशन से, उस हालात से निकलने के लिए अगले 2 साल में वो उस हालात से नहीं निकल सकता और उसको इसी प्रकार से नगद हानि होती रहेगी। यदि ऐसी कोई औद्योगिक इकाई है तो उसको हम बीमार घोषित कर देते हैं। इसी के साथ बीमार औद्योगिक कंपनी विशेष प्रावधान अधिनियम 1986 ने भी ये कहा। उन्होंने थोड़ी ज्यादा विस्तृत परिभाषा औद्योगिक बीमारी के बारे में दी है, बीमार औद्योगिक इकाइयों के बारे में दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी औद्योगिक कंपनी तभी बीमार होगी जब पहली बात तो वो 7 साल से रजिस्टर्ड हो और उसके अंत में जिसमें किसी वित्तीय वर्ष के अंत में उसको कुल स्वामी पूंजी जो नेट वर्थ होता है, उस कंपनी का जो पूरा नेट वर्थ है, जो जितना उसके पास पैसा है, उसके बराबर या उससे अधिक घाटा हो गया हो। अक्यूमुलेटेड जो लॉस है वो उससे ज्यादा हो गया, और जितनी उसके पास पैसा है उससे ज्यादा, जितने भी उसके असेट्स थे, जो उसकी स्वामित्व था, जो उसकी प्रॉपर्टी थी, उसके साथ उससे या उससे अधिक घाटा उसको हो गया हो और उसे ऐसे वित्तीय वर्ष तथा उससे अधिक ठीक पहले के वित्तीय वर्ष में भी नगद घाटा सहन करना पड़ा हो। और यही नहीं, ऐसे ही किसी वित्तीय वर्ष में पहले, मतलब उसे ऐसे वित्तीय वर्ष था उससे ठीक पहले के वित्तीय वर्ष में भी ऐसा ही घाटा उसको हुआ हो तो उसको हम बीमार इकाई कह देते हैं। जो रिजर्व बैंक की परिभाषा है उसमें उन्होंने भविष्य के बारे में कहा है और इसमें इन्होंने अतीत के बारे में कहा है कि भविष्य में ये रिजर्व बैंक ने कहा कि भविष्य में भी अगर ऐसी संभावना बनी रहती है तो उसे बीमार इकाई घोषित किया जाएगा। लेकिन बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम का कहना था कि यदि ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में भी उसका ऐसी ही हालात बने हुए हैं तो उसको हम बीमार इकाई घोषित कर देते हैं। हालांकि 1993 में एक संशोधन किया गया था इस अधिनियम में और उसके बाद जो ये 7 वर्ष वाला जो था रजिस्ट्रेशन का जो पॉइंट था उसको घटा के अब 5 वर्ष कर दिया गया है। और ये जो नगद घाटे वाली जो कंडीशन थी इसको भी अब अबॉलिश कर दिया गया है। तो इसलिए अब हो गया कि 5 वर्ष से रजिस्टर्ड होना चाहिए और दूसरा
उसको नगद घाटा इस वर्ष हो गया है तो उसको हम बीमार इकाई घोषित कर देंगे। अब इस तरीके की औद्योगिक बीमारियों का कारण क्या होता है? औद्योगिक बीमारियों के भारत में दो कारण देखे गए हैं। पहला हम करेंगे आंतरिक कारण और दूसरे हम करेंगे बाह्य कारण। आंतरिक कारण वो कारण होते हैं जो किसी औद्योगिक इकाई के अंदर के वातावरण, अंदर के प्रबंधन के कारण उत्पन्न होते हैं, की वजह से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि सबसे पहले है उपक्रम के स्वामियों में स्वार्थपरता या मतभेद। किसी तरीके से ऐसा हो गया है कि जो लोग उसके ओनर्स हैं, जो उनके स्वामी हैं, उन्हीं में आपस में किसी वजह से झगड़ा हो गया हो या उनमें कोई मतभेद हो गया हो या उनकी ऐसी कोई लालच उत्पन्न हो गया हो जिससे वो इकाई के महत्व में काम ना करके सिर्फ अपने महत्व के लिए काम करते करते उन्होंने इकाई को पूरी तरह से बंद कर दिया। कई बार हमने देखा है कि जैसे जब सरकार सब्सिडी वगैरह देती है या किसी तरीके का कोई आर्थिक सहायता देती है तो लंबे समय में कोई किसी उन स्वामियों का, उन ओनर्स का ये मकसद नहीं होता कि वो उद्योग को चलाएं। उनका मकसद सिर्फ होता है कि वो पैसा खा के बैठ जाए और उसके बाद उसको बीमार इकाई घोषित कर दें। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स, उदाहरण हमने भारत में देखे हैं जिनकी वजह से ये उद्योगों को बीमार घोषित किया गया। दूसरा है औद्योगिक संबंधों में बिगाड़। कभी कभी क्या होता है कि जो संबंध है, औद्योगिक संबंध किनके बीच में, इनके औद्योगिक संबंधों के बीच में हम विस्तार से आगे बात करेंगे इसी लेक्चर में, लेकिन मैं बहुत ब्रीफ में आपको बता दूं कि औद्योगिक संबंधों का मतलब है कि उद्योगों में जो लोग भी संबंधित हैं उनके बीच में क्या संबंध है। जैसे अब आपका परिवार है, परिवार में आपके अपने लोग भी होंगे जो बिल्कुल इमीडिएट होंगे, माँ बाप भाई बहन, इसके बाद आपके चाचा ताऊ होंगे, उसके बाद इधर मामा मामी होंगे, मौसा मौसी होंगे। अब औद्योगिक संबंध भी इसी तरीके के होते हैं कि जितने भी लोग उस उद्योग से संबंधित हैं, पास के दूर के, उन सबके बीच में संबंध कैसा है। कभी कभी श्रमिकों के बीच में और उद्योग के जो स्वामी होते हैं उनके बीच में झगड़े हो जाते हैं, हड़तालें हो जाती हैं, लंबे समय तक हड़तालें चलती रहती हैं, तालाबंदी हो जाती है और बहुत लंबे समय तक अगर ऐसा होता रहा है तो उद्योग बीमार भी हो सकते हैं। यही नहीं, इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि मार पिटाई हो गई, किसी ने किसी उद्योग को जला दिया। तो ये अगर इस तरीके के संबंध यदि कभी खराब हो जाए किसी उद्योग के अंदर या श्रमिक काम ही ना करे, इस तरीके की आलसीपन उसमें आ जाए या वो उद्योग को हानि पहुंचाने के लिए काम करने लगे, तो ऐसे संबंध जब बिगड़ते हैं तो भी उद्योगों में बीमारी होती है। तीसरा कारण जो आंतरिक कारण होता है वो कुप्रबंधन का होता है, मिसमैनेजमेंट का होता है कि यहाँ पे वो जो मैनेजमेंट है, जो संचालन कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वही ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कभी भी ठीक से काम नहीं किया, मतलब सिचुएशन के हिसाब से, हालात के हिसाब से उन्होंने अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी, उन्होंने नीतियों के हिसाब से अपने आप को बदलाव नहीं रखा। अगर इस या मिसमैनेजमेंट किया, जो वो समझ रहे थे, उन्होंने सही समय पर सही चीज का आकलन ना करके सिचुएशन में चेंज नहीं लाए, तकनीकों में बदलाव नहीं लाए, सही फाइनेंसेस नहीं लाए, सही लोगों से पैसा नहीं लिया, तो अगर ऐसा भी कभी होता है तो इसकी वजह से भी औद्योगिक बीमारी हो सकती है। ये थे आंतरिक कारण। अब सिर्फ आंतरिक कारण ही बीमारी के कारण नहीं होते, कई ऐसे कारण भी होते हैं जो बाहर के होते हैं, मतलब जो उद्योगों के बाहर के हुए। एक तो हमारे घर के अंदर की चीजें हो गई जिसकी वजह से हम बीमार हो गए, दूसरा हो गया कि घर के बाहर भी कई कारण ऐसे होते हैं कि वातावरण खराब हो गया, पोल्यूशन हो गया, दूषित हो गया, इस वजह से भी कभी कभी हमें बीमारियां लग जाती हैं। तो ऐसा उद्योगों में भी देखा गया है कि बाहरी कारण भी कई होते हैं, जिसमें सबसे पहला है निरंतर शक्ति संकट। अब देखा जा रहा है आजकल की कई जगहों पर बहुत ज्यादा पावर कट्स हो जाती हैं, बिजली की कमी होती है, समय पर बिजली नहीं आती, कम आती है। तो यदि इस तरीके का कोई शक्ति का
पावर का संकट निरंतर बना रहता है किसी उद्योग के लिए, तो वो उसमें औद्योगिक बीमारी हो सकती है। जितने भी हमारे लघु या छोटे कुटीर उद्योग हैं, उनमें ये समस्या सबसे बड़ी देखी गई है औद्योगिक बीमारी के लिए, क्योंकि छोटे कुटीर उद्योग है वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया में तो स्थापित होते नहीं है, वो तो अपने घरों में किसी भी छोटी जगह में भी स्थापित होते हैं, और वही उनका लक्ष्य भी होता है कि उसको किसी ऐसी जगह पे या घर पे चलाया जाए जहां से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। तो कुटीर उद्योग और जो लघु उद्योग होते हैं उनमें ये कारण सबसे मुख्य कारण माना गया है औद्योगिक बीमारी का। दूसरा है कि कभी कभी आर्थिक शिथिलता और मंदी भी आ जाती, मतलब आर्थिक सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशन किसी अर्थव्यवस्था की बदल गई, उसमें मंदी आ गई या ढीलापन आ गया, तो उस वजह से भी जो छोटी इकाइयां होती हैं जो पहले से किसी तरीके से नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम कर रही है, ब्रेक इवन पॉइंट पे काम कर रही हैं, ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में जब काम कर रही होती है, तो अगर कहीं इकोनॉमिक कंडीशन में कोई परिवर्तन आता है तो सबसे पहले वो बीमार हो जाती है, कमजोर हो। जैसे आप ये उस चीज को इस तरह से समझ लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पे कमजोर है, तो जैसे ही कोई बाहर मौसम बदलेगा तो सबसे पहले आप बीमार पड़ जाएंगे। तो मौसम का असर है ये जो दूसरा बाहरी कारण हमने बताया कि यदि अंदर भी आप कमजोर हैं और पहले से ही आप कमजोर हैं, तो थोड़ी भी अगर सिचुएशन में परिवर्तन आएगा तो उसमें आर्थिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आएगा तो उससे उद्योगों में बीमारी आ सकती है। कभी कभी सरकारी नीतियों में भी परिवर्तन आता है जिसकी वजह से उद्योग बीमार हो जाते हैं, वो चेंज नहीं ला पाते, वो तकनीकों में सुधार नहीं ला पाते, जो छोटे उद्योग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। कोई नीति बदल गई, जैसे पहले प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण हुआ, तो कई इकाइयों में बीमार होने की संभावना बढ़ गई क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, तो वो उस सिचुएशन से डील नहीं कर पाए होंगे और उसकी वजह से उनमें औद्योगिक बीमारी आ गई। क्रांतिकारी तकनीकी परिवर्तन, पहले कुछ हो रहा था, अचानक से एकदम से तकनीक ही परिवर्तित हो गया। आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, कंप्यूटर आए, पहले टाइपराइटर हुआ करते थे, लोग जो है टाइपिंग सीखा करते थे टाइपराइटर पे। जगह जगह हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग, बहुत सारी लड़कियां लड़के टाइपिंग सीखने जाते थे या शॉर्ट हैंड सीखते थे। अब कंप्यूटर का जमाना आ गया, आप बोलते रहिए, शॉर्ट हैंड की जरूरत ही नहीं है, अब आप बोलिए और सीधे कंप्यूटर पे टाइप हो जाएगा। दूसरी बात, कंप्यूटर पे टाइपिंग की जगह जो आप टाइपराइटर पे टाइप करते थे, आप कंप्यूटर पे टाइप कर लीजिए, आपको अपनी गलतियां भी साथ साथ सामने दिख रही हैं। तो उससे क्या हुआ कि ये जो तकनीकी परिवर्तन हुआ, इससे जितने भी टाइपराइटर की कंपनियां होंगी वो तो अब मुझे कोई सुनाई देती नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है कि जब तकनीक में इतना परिवर्तन हो गया कि जो उस पहली तकनीक से संबंधित जितने भी उद्योग थे वो बंद हो जाते हैं। अब जैसे मोबाइल कंपनियां थी, मोबाइल कंपनियों का आप ले सकते हैं उदाहरण। पहले जब मोबाइल आए तो वो बहुत बड़े से सिग्नल के साथ आए, ब्लैक एंड व्हाइट उनका स्क्रीन होता था। अब उसके बाद कुछ और ही परिवर्तन हो गया, अब तो सारी इंटरनेट भी चल जाता है, आपका फेसबुक भी चल जाएगा, आपका सब कुछ चल जाएगा। तो यदि इस तरीके के तकनीकी परिवर्तन होते हैं तो उससे पहले वाली जो तकनीक है, या तो वो उद्योग उस तकनीक में सुधार ले आए, परिवर्तन ले आए, लेकिन सारे उद्योगों के लिए उतना तकनीकी परिवर्तन लाना संभव नहीं होता, और जिन लोगों के लिए संभव नहीं होता वो बीमार पड़ जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। पांचवा कारण इसमें है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में परिवर्तन। जैसे कि पीछे देखा गया कि अमेरिका में रिसेशन आ गया, मंदी आ गई, तो अमेरिका से संबंधित जो व्यवसाय थे, जो उद्योग थे, जो भारत में काम करते थे, उन पर मंडराने लगा, उनको भी हानि होने। तो हमारे सिर्फ ये जरूरी नहीं है, हमारे अपने देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की वजह से ही हमारे उद्योगों में बीमारी आए। ये भी संभव है कि बाहर के देशों में या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई परिवर्तन आए जिससे हमारे उद्योगों में बीमारी आ जाए। कहीं कोई झगड़ा लड़ाई खराब हो गया तो हमारे उद्योग, जो इकोनॉमीज का जमाना है, तो ओपन
उद्योगों पर भी उसका असर पड़ेगा और लंबे समय तक अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई सिचुएशन ऐसी रहती है तो उद्योगों में बीमारी आ जाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो उद्योग जो बीमार हो जाते हैं, इन सबसे पहले है रिहैबिलिटेशन या पुनर्स्थापना। दोबारा की कोशिश आप वो पैसे से कर रहे हैं, उसी सिस्टम को, उसी व्यवस्था को दोबारा स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए कई बार सरकार में कमर्शियल बैंक होते हैं, आईडीबीआई है, सिडबी है, एसआईडीबीआई है जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। ये बैंक्स ऐसे होते हैं कि समय समय पर कोई नीति निकालते हैं, कोई प्रोग्राम्स निकालते हैं जिनकी वजह से जो औद्योगिक बीमार उद्योग होते हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं, जिसमें उनको पैसा दिया जाता है, उनको तकनीकों में सुधार में परिवर्तन लाया जाता है, उनको पैसा देकर खुद दोबारा पैरों पर खड़े होने की कोशिश की जाती है। दूसरा उपचार हो सकता है मर्जर्स और एमालगमेशन, मतलब मर्ज कर दो, मर्ज मतलब सम्मिलन कर दो कि एक जो व्यक्ति जो उद्योग बीमार है उसको दूसरे किसी उद्योग के साथ जोड़ दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, उसी के अंदर उसको जोड़ दिया जाए, तो एक ने दूसरे में मर्ज हो गया। जो स्वस्थ था उसने बीमार वाले को अपने अंदर ले लिया और दोबारा से उसको स्थापित करने की कोशिश की। दूसरा है कि एकीकरण कर दिया कि पहले जो बीमार था उसने, स्वस्थ वाले ने बीमार को लेकर अपने अंदर से ले लिया और उसको अपना ही नाम दे दिया। मर्ज में तो यह है कि कई बार वही नाम चलता रहता है, दोबारा वही पुराना नाम चलता रहता है, सिर्फ मर्जर हो जाता है, मैनेजमेंट साथ में चलता रहता है। एकीकरण में ये होता है कि मैनेजमेंट नए वाले का चलता है, पुराने वाले का मैनेजमेंट खत्म हो जाता है। तीसरा तरीका यह है कि सरकार द्वारा प्रबंध का अधिग्रहण, मैनेजमेंट को गवर्नमेंट ही ले ले। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका है इसको, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी थी जिसको भारत सरकार ने टेक ओवर करा और वो इस समय सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानी जा रही है। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है सरकार द्वारा प्रबंध का अधिग्रहण, कि सरकार ने ले लिया। ऊपर जो मर्जर और अमेलगमेशन थे उसमें प्राइवेट वाले ही, जो निजी हैं वो ही एक दूसरे को लेते हैं या जोड़ते हैं। हालांकि सरकारी उद्योगों में भी औद्योगिक बीमारी होती है। तो इसमें गवर्नमेंट ने ले लिया, मैनेजमेंट टेक ओवर कर लिया और उसके बाद उन्होंने दोबारा से उसका काम शुरू किया। चौथा तरीका है राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, कि किसी तरीके से हमने उद्योगों को बीमार घोषित करके अब उसको हम दे देगी कि वो अब गवर्नमेंट की पूरी तरह से प्रॉपर्टी हो गई। बैंकों में जैसे हुआ था, निजी बैंक थे जितने बीमार हो जाते थे उनको 6 यूनिट्स डिक्लेयर करके उनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। आजकल हालांकि वक्त बदलने के साथ प्राइवेटाइजेशन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है रादर देन नेशनलाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन करके उसमें से शेयर को बेच दिया जाता है मार्केट में, जिससे कि लोग उसको खरीद के दोबारा से स्थापित कर सके। अब ये जो औद्योगिक बीमारी है इसका आकलन किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संगठन बोर्ड कहा गया है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसके लिए ये बनाया गया कि जब ये देखा गया कि भारत में औद्योगिक बीमारी ज्यादा हो रही है तो इसका आकलन करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। और वो सिर्फ बोर्ड आकलन नहीं करेगा, उन उद्योगों को आइडेंटिफाई करके दोबारा उनका पुनर्स्थापना, उनका पुनर्संगठन करेगा। तो इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसको हम BIFR या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संगठन बोर्ड कहते हैं। इसका गठन 12 जनवरी 1987 को हुआ। ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक बोर्ड है जिसकी स्थापना हुई थी और ये बीमार औद्योगिक कंपनी विशेष प्रावधान अधिनियम के तहत लागू किया गया था और ये अधिनियम 1985 में पास किया गया था। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें
2 से लेकर 14 तक के सदस्य होंगे, एक तो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष के अलावा 2 से लेकर 14 तक के सदस्य होते हैं। ज्यादातर ये एडवोकेट्स होते हैं, हाई कोर्ट से कम इनको रिटायर होना चाहिए, ये लॉयर्स ही होते हैं ज्यादातर। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, इस बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य है कि वो बीमार कंपनियों को की पुनरुत्थान, सुधार, उपचार, पुनर्स्थापना और पुनर्संगठन के लिए उचित व्यवस्था करें। तब वो उसको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी नीड्स के हिसाब से, उनकी जो व्यवस्था उसके हिसाब से उसमें सुधार, उत्थान करें, सुधार लाएं, उपचार करें। और एक बीमार कंपनियों के लिए इंडस्ट्रियल जो बीमार कंपनियां हैं, ये डॉक्टर माने जाते हैं कि ये उनके लिए सही तरीका अपनाएं, सही दवाई इनको दें जिससे इनका उपचार हो सके। के कर्तव्य क्या होते हैं, ये बोर्ड कर्तव्य हम देखते हैं। सबसे पहला कर्तव्य है बीमार औद्योगिक कंपनी के पुनर्गठन, पुनरुत्थान, पुनर्स्थापना के संबंध में उचित उपाय। मतलब उनको खत्म नहीं करना है, हमको उनको मृत घोषित नहीं करना है। मृत घोषित हम तब करेंगे जब बिल्कुल ही अब कोई चारा नहीं रह गया। तो सबसे पहला कर्तव्य इस बोर्ड का ये है कि वो उनके पुनर्गठन, पुनरुत्थान, पुनर्स्थापना की उचित उपाय करें। दूसरा कर्तव्य इनका है कि प्रबंध में परिवर्तन लाएं। यदि उत्थान नहीं हो सकता, संगठन दोबारा से उसको रिहेबिलिटेट आप नहीं कर सकते, तो फिर मैनेजमेंट में ही चेंज ले आइए या उसका टेक ओवर कर दीजिए। कोई ऐसी कंपनी उसको ले ले, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले से तैयार ही है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट ना जाए, इसलिए उसका अधिग्रहण हो जाए। तीसरा कर्तव्य है कि कोई दूसरा स्वस्थ कंपनी में उसका एकीकरण कर दिया जाए। पहले से कोई कंपनी है, वही उस कंपनी को लेकर अपना नाम देकर उसका एकीकरण हो, दोनों एक बन जाए। चौथा है संपूर्ण तथा किसी भाग की बिक्री अथवा लीज। ये जरूरी नहीं है कि आप उसका एकीकरण करें, हो सकता है कोई भाग आप बेच दें। भाग को ही आप कह दें कि अच्छा इतना बेच दोगे तो शायद तुम्हें फायदा होने लगे, या लीज पर दे दो किसी दूसरी कंपनी को, लंबे समय तक उसको किराए पे उठा दो, उसको लीज कहते हैं, तो उसको लीज पे दे दिया जाए। और अन्य उचित सुधारात्मक, निरोधक, उपचारात्मक उपाय, कोई भी ऐसी दूसरे कोई भी ऐसी समाधान जो उस बोर्ड को लगते हैं कि इस औद्योगिक बीमार इकाई के लिए उचित होंगे, उनको इस बीमारी से उठाने के लिए, उनकी इस बीमारी को हटाने के लिए। और यही नहीं, जितने ऊपर काम दिए गए हैं, समय समय पर उनका आकलन करना कि क्या वो काम सही समय पर हो रहे हैं या नहीं। अब ये देखा जाएगा कि भाई 1987 में इनकी स्थापना हुई थी, इस बोर्ड का गठन हुआ था, तो क्या कोई फायदा नुकसान हुआ औद्योगिक बीमार इकाइयों को? तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, जिसमें ये बताए जाएंगे कि BFIR की जो सफल कहानियां हैं वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, अरविंद मिल्स, स्कूटर्स इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। ये 4 ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये देखा गया कि ये औद्योगिक इकाइयां बीमार थी और इनको बीमारी के बाद रिहेबिलिटेट करके उनका पुनरुत्थान, पुनर्संगठन करके इनमें इस समय मुनाफे पर ये आ गई हैं। लेकिन कोई भी कहानी बिना असफलताओं के तो होती नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी असफलताएं कहाँ कहाँ रही। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, बिनी एंड कंपनी, कैलिको कंपनी, गेस्ट कीन, विलियम्स हिंदुस्तान केबल्स, मेटल बॉक्स एंड वायमन गॉर्डन। ये ऐसी इकाइयां हैं जो औद्योगिक के टर्म्स में बीमार घोषित की गई, लेकिन BFIR इनके लिए कोई भी काम ऐसा नहीं कर पाया जिससे ये बीमारी से उभर पाए। इसके जो मुख्य कारण BFIR के मुख्य जो असफलताओं के कारण बताए गए, ये था अपर्याप्त संसाधन। सबसे पहले तो ये देखा गया कि ये जो ऊपर की कंपनियां, इनमें काम जो नहीं हो पाया वो इस वजह से भी नहीं हो पाया क्योंकि ये कंपनियां BIFR के पास संसाधन पर्याप्त नहीं थे कि इनका पुनरुत्थान किया जा सके। दूसरा, कभी कभी राजनीतिक कारण ऐसे हो जाते हैं कि उन राजनेताओं के पास इच्छा ही नहीं होती कि हाँ इन कंपनियों का उद्धार भी करना है। तो राजनीतिक इच्छा का अभाव भी रहा, जिसकी वजह से ये कंपनियां दोबारा से
उठ नहीं पाई। फिर प्रबंधन में देरियां, मैनेजमेंट में भी कभी कभी देरियां हो गई, जिसकी वजह से BIFR के द्वारा ये काम नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं कि सबसे मुख्य जो संसाधन है किसी भी उद्योग के लिए, वो होता है औद्योगिक श्रम। तो इसके लिए हमने दूसरा जो पार्ट इस लेक्चर में लिया है वो है औद्योगिक श्रम, श्रम संबंध और औद्योगिक संघर्ष। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये औद्योगिक श्रम है क्या। औद्योगिक श्रम का अर्थ सामान्यतया ये माना जाता है कि हर वो श्रमिक जो किसी उद्योग में किसी भी पद पे काम कर रखा है, वो श्रमिक भी हो सकता है, मजदूर भी हो सकता है, लिपिक भी हो सकता है, वेतनभोगी कर्मचारी भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी रूप में किसी उद्योग में काम कर रहा है वो औद्योगिक श्रम माना जाता है। परंतु औद्योगिक श्रम की परिभाषा भारत में थोड़ी सी सीमित है। उसमें उन लोगों को माना जाता है कि जो श्रमिक संगठित कार्यों में, कारखानों में, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर जो हमारा है उसी में जो काम कर रहा है, और जिन पर फैक्ट्री जो एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है हमारा 1948 का, वो लागू हो रहा हो तो ही उसको औद्योगिक श्रम की श्रेणी में रखा जाता है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं इस भारत की नीति से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है। अब जैसे कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, जिन पर काफी चर्चा परिचर्चा चलती रहती है, इनमें ये ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बहुत बड़े संख्या में है। तो उनको उनकी समस्याओं के बारे में कोई सुनवाई होगी ही नहीं जब वो उस दायरे में ही नहीं आते। तो लेकिन भारत में जो है ये समस्या ये है। अब जैसे मैंने बोला, यहाँ पे मैंने बता दिया था आपको कि कुटीर उद्योगों में काम कर रहे लोगों को औद्योगिक श्रम की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अब ये देख लेते हैं सामान्यतः औद्योगिक श्रमिकों की समस्या क्या होती है। सबसे पहले है एकता का अभाव। आपस में एक कभी नहीं होते, ये लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो मैनेजमेंट इस चीज का फायदा उठाता है और उनके शोषण के लिए कार्य करता रहेगा। यदि एकता रहेगी तो उनकी प्रॉब्लम्स एक रहेंगी, ट्रेड यूनियन यूनिफाइड वे में काम कर सकते हैं। दूसरा है रहन सहन का निम्न स्तर इनका रहता है। तीसरा निम्न उत्पादकता, इनकी जो एफिशिएंसी लेवल होती है ये भी कम होती है, प्रोडक्टिविटी इन लोगों की कम होती है। ये ज्यादातर एब्सेंट रहते हैं, उपस्थिति इनकी कम होती है, क्योंकि क्या है ये सीजनल तौर पे ज्यादा काम करते हैं। औद्योगिक श्रमिक जो होते हैं वो सीजनल तौर पे काम करते हैं। जैसे टाइम उनके पास कृषि है, लैंड है, लेकिन वहां पे उन्होंने उगा दिया, अब कुछ 2-3 महीने उनके पास है तो आ जाते हैं शहरों में और वहां पे उद्योगों में काम करते हैं। और जब उनको जरूरत पड़ती है तो वहां से वो जब अपने गांव में उनकी जरूरत पड़ेगी, अपने शहर में जरूरत पड़ेगी तो वहां से छोड़ के वो फिर चले जाते हैं। तो उनकी अनुपस्थिति कम रहती है। अस्थायी प्रकृति होती है, ये ऊपर वाले से संबंधित है, और अशिक्षित भी रहते हैं ये लोग। ज्यादातर अनएजुकेटेड इलिटरेट लोग होते हैं, जिनकी वजह से ये समस्याएं होती। अब क्योंकि औद्योगिक श्रम की ये समस्याएं हैं, इसकी वजह से श्रम संबंध जो कि अच्छे होने चाहिए उद्योगों में भारत में, उस पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि श्रम संबंध की सबसे बड़ा जो अंग है, जो सबसे बड़ा सदस्य है, वो यही औद्योगिक श्रमिक होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ये औद्योगिक संबंध या श्रम संबंध होते क्या है। तो एनसाइक्लोपीडिया के हिसाब से, ब्रिटानिका के एनसाइक्लोपीडिया के हिसाब से, औद्योगिक संबंध का सामान्य अर्थ उत्पादन कार्य में लगे हुए सब व्यक्तियों के संबंधों से लगाया जाता है। जितने भी लोग उद्योगों में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उद्योगों में सहयोग दे रहे हैं, उनके आपस के संबंध को ही हम औद्योगिक संबंध या श्रम संबंध कहते हैं। J.L. हसन के हिसाब से औद्योगिक संबंध का अर्थ नियोक्ताओं के संगठनों तथा श्रम संघों के बीच के संबंधों से। जो संघ है, संघ सिर्फ मजदूरों का नहीं होता, संघ सिर्फ एम्प्लॉयर्स का नहीं होता, एम्प्लॉइज का नहीं होता, दोनों का होता है। तो इन एम्प्लॉइज के जो एसोसिएशन है, इनके जो यूनियंस है, इनके बीच के संबंध को भी हम औद्योगिक संबंध कहते हैं। इसी के बाद एक लेबर डिक्शनरी है, जिसके हिसाब से औद्योगिक संबंध या उद्योगों में के सेवा योजनाओं को
तथा कर्मचारियों के बीच के पारस्परिक संबंध से होता है। मतलब किसी भी तौर में आप देख रहे हैं, चाहे वो सामूहिक हो चाहे व्यक्तिगत हो, लेकिन जितने भी लोग काम कर रहे हैं उद्योग के लिए, किसी भी उद्योग के लिए किसी भी रूप में, उनके आपस के संबंध को ही हम औद्योगिक संबंध कहते हैं। अब जैसे कि ये एक डायग्राम मैंने बनाया है जिसमें औद्योगिक संबंध में एक तरफ आपके श्रमिक हैं, दूसरे जो सदस्य के रूप में आपके श्रमिक आ गए पहले नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आपके नियोक्ता आ गए जो एम्प्लॉयर्स हो गए, और तीसरा मुख्य इसका सदस्य होता है सरकार, क्योंकि सरकार बाहरी कारण है जिसकी नीतियों पर उद्योग चलेंगे, तो इनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सरकार भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। अब इसी के उलट पर आ जाते हैं हम मजदूर संघ, मजदूरों का, श्रमिकों का संघ मजदूर संघ, नियोक्ता संघ होते हैं, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस भी होते हैं, और सरकारी न्यायाधिकारी जो हमारी जुडिशरी होती है, जो ये डिसाइड करती है कि इनके आपस में जब संबंध बिगड़े तो कौन इनके आपस के झगड़ों का निपटारा करेगा, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है इन सब चीजों, इनके संबंधों के सदस्य के रूप में। अब इन संबंधों का महत्व क्या होता है? आखिर क्यों जरूरी है कि हम इन संबंधों को इतना महत्व दें? क्या ये जरूरी है कि हम इनके संबंधों के बारे में पढ़ें? अब इनके संबंधों से क्या महत्व, क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे पहले तो सामान्य सी बात है, उद्योग है तो हमें चाहिए उत्पादन और लाभ। तो सबसे पहले तो इन उद्योगों में अगर इनके संबंध जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, लेबर रिलेशंस हैं, ये सही रहेंगे तो उत्पादन और लाभों में वृद्धि होगी। दूसरा, श्रमिक अगर खुश हैं, उनके आपस के संबंध सही हैं, तो उनकी कार्य कुशलता और उनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। अब अगर हमें किसी से काम कराना है तो उससे हम आजकल प्यार से ही काम करा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करके तो वो हमारे लिए काम नहीं करेगा। दूसरा, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, उद्योगों में कम पैसों पर, कम खर्चे पर ज्यादा उत्पादकता हो सकती है, मितव्ययता हो सकती है। ये भी एक महत्व होता है कि अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे हैं, औद्योगिक संबंध अच्छे हैं, तो उद्योगों में पैसे की, श्रम की बचत होती है। नहीं तो लड़ाई झगड़ा के निपटारे में ही समय और टाइम खराब होता रहता है और उद्योग को फायदा नहीं होगा। दूसरा, अगर उद्योग को फायदा होगा, उसकी उत्पादन में वृद्धि हो गई, लाभ में वृद्धि हो गई, तो अपने आप मजदूरी और बोनस बढ़ जाएगा मजदूरों को। और सिर्फ मजदूरों को नहीं, सरकार बहुत बड़ा सदस्य था, ये मैंने आपको पहले ही बताया अभी कि सरकार बहुत बड़ा सदस्य है, तो उसको भी तो फायदा होता है। उसको क्या मतलब है कि इन संबंधों में वो प्रतिभाग करे? उसको यही मतलब है क्योंकि उसका अंत में उसके पास भी करों के रूप में, फीस के रूप में आय आएगी, और जब जितना अच्छा उद्योग अच्छा चलेगा, उनकी आय अच्छी होगी, मजदूरों की आय अच्छी होगी, तो अब इनकम टैक्स के जरिए, कभी सर्विस टैक्स के जरिए, कभी कॉर्पोरेशन टैक्स के जरिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए आप सरकार को भी आय अच्छी हो जाएगी। और यही नहीं, अगर आप जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि औद्योगिक संबंध एक तरीके से संयुक्त परिवार होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि यदि संयुक्त परिवार टूट जाए तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम चलता रहता है, वो व्यक्तिगत रूप से काम कर सकता है। लेकिन यदि भारत में मतलब कहीं पे भी औद्योगिक संबंध खराब होते हैं तो वहां पर व्यक्ति अकेले काम नहीं कर सकता, दोनों तरफ से सबको, मतलब हर तरफ से नुकसान होगा। श्रमिक को भी नुकसान होगा, उद्योगों को भी नुकसान होगा, स्वामियों को भी, जो ओनर्स हैं उनको भी नुकसान होगा, सरकार को भी नुकसान होगा। इसलिए इनका ठीक से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाते हैं कि भाई अगर लोग हैं, बर्तन है तो वो बजेंगे ही। कहते हैं कि अगर कहीं भाई अगर किसी रसोई खाने में बर्तन है तो वो बजेंगे। तो अब संबंध है तो कभी अच्छे हैं तो कभी खराब भी है, तो इसलिए औद्योगिक संघर्ष होगा ही, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। औद्योगिक श्रम है तो उनके संबंध है तो संघर्ष भी होगा, किसी ना किसी रूप में, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मनमुटाव, कन्फ्लिक्ट,
संघर्ष पैदा होगा। तो सबसे पहले ये औद्योगिक संघर्ष की परिभाषा क्या है, किसको कहेंगे कि हाँ अब औद्योगिक संघर्ष हो गया। तो औद्योगिक विवाद संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 2K के अनुसार औद्योगिक संघर्ष या विवाद से अर्थ नियोक्ताओं के मध्य या नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के मध्य या श्रमिकों के किसी मतभेद से है जो नियुक्ति या सेवा शर्तों या श्रमिकों की स्थिति या किसी व्यक्ति से संबंधित हो। मतलब जरूरी नहीं है, जितने भी हमारे पीछे हमने जो औद्योगिक संबंध पढ़े उनमें जितने भी लोग हैं उनके आपस के मध्यस्थ जितने भी संबंध स्थापित हो सकते हैं, उनके बीच में अगर कभी कोई भी विवाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में होता है तो उसको हम औद्योगिक संघर्ष, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के नाम से जानते हैं। जैसे और वो जो है उसकी स्थिति पर प्रभाव डालते हैं। ये औद्योगिक संघर्ष कई तरीकों से आते हैं। पहला है हड़ताल। हड़ताल ये होता है कि जो श्रमिक है उन्होंने काम करना बंद कर दिया। मैनेजमेंट चाह रहा है कि उद्योग श्रमिक काम करें, लेकिन श्रमिक कह रहे हैं कि हम नहीं काम करेंगे आपके लिए जब तक आप हमारी शर्तें नहीं मानते। दूसरा है तालाबंदी। तालाबंदी, लॉकआउट। लॉकआउट ये होता है कि मैनेजमेंट ने दरवाजे पे ताला लगा दिया, शब्द ही बता रहा है तालाबंदी। श्रमिक कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है हमें आपसे काम नहीं कराना, आपके काम कराने से हमको नुकसान हो गया है या अब हमको नुकसान होगा, इसलिए हमने अपने उद्योग को बंद कर दिया, आप जाइए कहीं और काम कीजिए। दोनों में फर्क है, हड़ताल और तालाबंदी। हड़ताल श्रमिक करते हैं और तालाबंदी मैनेजमेंट करता है, एम्प्लॉयज नियुक्ता करते हैं। घेराव होता है कि किसी एक पार्टी ने किसी दूसरे पार्टी का घेराव कर लिया। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, कॉलेजों में अक्सर जो है स्टूडेंट्स कभी घेराव कर लेंगे, कभी किसी का, कहीं किसी का। तो ये इस तरीके से घेराव है। ये तीन तरीके के औद्योगिक संघर्ष जब होंगे, कन्फ्लिक्ट होगा, ग्रीवियंस होंगे, तो किसी ना किसी रूप में ये सामने रूप कोई ना कोई रूप लेंगे, जिससे कि पता चलेगा कि हाँ अब संघर्ष हो गया। भारत में औद्योगिक संघर्षों के क्या कारण रहते हैं? सबसे पहले तो यही है, वेतन एवं महंगाई भत्ता। सबसे पहले भाई काम कोई क्यों कर रहा है, नौकरी क्यों कर रहा है? वेतन के लिए कर रहा है, महंगाई भत्ते के लिए कर रहा है। उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए कन्फ्लिक्ट हो गया, हड़ताल हो गई, तालाबंदी हो गई। छठ, बोनस नहीं मिला दिवाली पर, तो हमको बोनस चाहिए था, हमने तो इतना मुनाफा दिया उद्योगपति को, लेकिन उसने हमको मुनाफा में से कोई हिस्सा नहीं दिया। बोनस क्या होता है? मुनाफे में से हिस्सा, तो वो हिस्सा नहीं मिला हमको, इसलिए हम नहीं काम करेंगे। छटनी कर दी गई, किसी कारण से नौकरियों से लोगों को निकाल दिया गया, तो इससे भी संघर्ष पैदा हो सकता है। प्रमोशन नहीं किया गया, पदोन्नति नहीं करी गई, कार्यदशाओं में सुधार नहीं किया गया, हमको इतने टाइम के बाद हमको तो मैनेजर नहीं डिप्टी जनरल मैनेजर बनना चाहिए था, या हमको सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना चाहिए था, ऐसा नहीं किया गया, दूसरे को प्रमोशन दे दिया गया, तो इस बात पे हड़ताल हो सकती है। कार्य के घंटे अवकाश हमको कम दिए गए, हमको ज्यादा चाहिए, दूसरे उद्योग में इतने दिए जा रहे हैं, 15 दिए जा रहे हैं, हमारे में 10 ही दिए जा रहे हैं, काम तो हम भी उतना ही करते हैं, तो उस वजह से भी औद्योगिक संघर्ष हो सकते हैं। आधुनिकीकरण हो सकता है, मॉडर्नाइजेशन हो गया, बदलाव आ गया, तो उस वजह से भी संघर्ष हो सकते हैं कि भाई अब हमको ये चीज चाहिए, या इस चीज ने हमको हमारे इन लोगों को अफेक्ट कर दिया मॉडर्नाइजेशन में। फिर आर्थिक सुविधाओं की मांग हो सकती है कि हमको जो है ज्यादा घर भी दीजिए, अब सब्सिडाइज खाना भी दीजिए। इस तरीके की आर्थिक सुविधाओं की मांग भी कई बार श्रमिक करते हैं, जिसकी वजह से औद्योगिक संघर्ष हो जाते हैं। कई बार पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं, कोई ना कोई जो पार्टी होती है, कोई ना कोई यूनियन होती है, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जब एसोसिएट हो जाती है, तो पॉलिटिकल लीडर्स जब चाहते हैं तो वो तब भी संघर्ष कर देते हैं। और कई और कारण होते हैं कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी ने किसी से बदतमीजी से बात कर ली, किसी ने किसी को सलूट नहीं किया, तो ऐसे कई कारण होते हैं दुर्व्यवहार के या अत्याचार के, जिसकी वजह से भारत में औद्योगिक संघर्ष देखे गए हैं। अब बात करते हैं कि इन औद्योगिक संघर्षों को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये प्रयत्न करना है कि औद्योगिक संघर्ष हो ही ना। तो अगर औद्योगिक संघर्ष नहीं हो तो उसके लिए कुछ नियम होने चाहिए
जिसकी वजह से ये औद्योगिक संघर्ष हो ही ना। तो सबसे पहले है अनुशासन संहिता। 1958 में जो श्रम सम्मेलन हुआ था, भारतीय श्रम सम्मेलन हुआ था, उसमें ये कहा गया कि श्रमिकों के लिए, नियोक्ताओं के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट, अनुशासन संहिता बना दी जाए कि उनको इतने घंटे काम करना है, उनको जो है अननेसेसरली ज्यादा उत्पादकता पर या काम को हानि पहुंचाने के लिए कार्य नहीं करना है, बिना बताए हड़ताल नहीं करनी है, बिना बताए तालबंदी नहीं करनी है, इतने घंटे काम करना है, इतनी छुट्टियां मिलेंगी उनको। ये सारी छटनी अगर होगी तो पहले से कारण बताया जाएगा। तो इस तरीके से अनुशासन संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया जाए हर उद्योग में, जिससे कि लोगों को पता रहे कि उनको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। मतलब डूज एंड डोंट्स पहले से ही श्रमिकों को, नियोक्ताओं को बता दिए जाएं कि ये डूज एंड डोंट्स है हमारी कंपनी के, मन हो तो काम करो, नहीं तो मत करो। दूसरा है संयुक्त प्रबंधन परिषद, परिषदें बना दी जाए। 1948 में ये प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें ये कहा गया कि श्रमिकों और मालिकों के दोनों के प्रतिनिधि मिलाकर एक संयुक्त प्रबंधन परिषद बना दी जाए और समय समय पर अगर कोई समस्या पैदा होती है तो उसमें दोनों के प्रतिनिधियों के सामने उस समस्या का समाधान हो। तो संयुक्त प्रबंध परिषद बना दी जाए। तीसरा तरीका था औद्योगिक शांति प्रस्ताव। 1962 में चाइनीज वॉर के बाद ये चीज आई, जिसमें ये कहा गया कि उत्पादन में बाधा ना होने के लिए और ना ही उत्पादन में ढील दी जाए, इसके लिए एक शांति प्रस्ताव दिया गया कि ऐसा काम करें, क्योंकि हमको उस समय उद्योगों को के उत्पादकता में वृद्धि की आवश्यकता थी। इसलिए ये कहा गया कि ये शांति प्रस्ताव पास किया गया कि लोग ना तो उत्पादन में बाधा डालें, ना ही उसमें ढील दें जिससे कि उत्पादन कम हो। चौथा तरीका ये संयुक्त विचार विमर्श बोर्ड। 1952 में इसकी स्थापना की गई, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक विवादों की संभावनाओं को दूर करना था यह कार्य। मतलब इसमें भी वही था कि दोनों पार्टियों के लोगों को, श्रमिकों के भी और नियोक्ताओं के भी प्रतिनिधि को करके विचार विमर्श के द्वारा यदि कोई संभावनाएं भी हैं, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी लगती है, तो समस्या को भी पैदा ना होने दें, हम पॉसिबिलिटी को ही खत्म कर दें। हम तो कहते हैं ना कि किल दी सर्पेंट इन इट्स बड, कि मतलब सांप को उसमें ही मार देना चाहिए, तो पैदा ही नहीं होगा, ना होगी बांसुरी, ना बजेगी वो। तो अगला तरीका है मजदूरी मंडल। 1957 में इसका प्रस्ताव पास किया गया कि मजदूरी के वेतन, महंगाई भत्ते व बोनस संबंधी मांगों के बारे में समय समय पर विचार विमर्श करके सरकार को सिफारिशें दी जाए। ये मजदूरी मंडल में हुआ कि जब सरकार को जब बदलाव आएंगे, अर्थव्यवस्था में बदलाव आएंगे, तो उन बदलावों के लिए मजदूरी मंडल जो है वो समय समय पर विचार विमर्श करें और सरकार को सिफारिशें दे दें। अगला है राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रोत्साहन मंडल। 1967 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें मालिक, केंद्र व प्रांतीय सरकार, मजदूर संघ आदि के प्रतिनिधि होंगे और ऐच्छिक मध्यस्थता को प्रोत्साहित करेंगे। मतलब इसमें यह होगा कि वॉलंटरी जो मिडिल वे निकालने का तरीका है, इसमें सब लोग होंगे, सिर्फ मालिक नियोक्ता नहीं होंगे, सिर्फ श्रमिक नहीं होंगे या सिर्फ दोनों नहीं होंगे। जिन जगहों पर काम कर रहे हैं, वो जिस जगह पे उद्योग है, उस जगह के केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी अपने प्रतिनिधि उसमें डालेंगे और समय समय पर इसके जो समस्याएं हैं उनको हटाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला है जबरन छुट्टी या छटनी पर प्रतिबंध। ये नहीं कि उद्योगपति है तो उसने जिसको चाहा निकाल दिया, कम वेतन पे कोई मिल गया तो उसको रख लिया, नहीं। यदि किसी कारण से उद्योगपति को छटनी करनी पड़ रही है या लंबे समय तक काम बंद कर देना पड़ रहा है, तो इस बात को उसको ध्यान देना पड़ेगा कि उसको सरकार से 3 महीने पहले ही अनुमति लेनी पड़ेगी। 3 महीने पहले सरकार को उसको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा कि हाँ, मैं इतने लोगों की छटनी इस कारण से करने जा रहा हूं। अगला जो उपाय हो सकता है औद्योगिक संघर्ष को रोकने का, वो है कल्याण अधिकारी।
1948 में इसकी व्यवस्था की गई कि हर कारखाने में जिसमें 500 से या 500 या 500 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हो, उनमें एक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो समय समय पर जो प्रबंधक है और जो श्रमिक है उनके बीचों के विवादों को रोक सके। मतलब वहीं पे उसकी नियुक्ति कर दी जाए। अगला है, लास्ट है इसमें, आवश्यक सेवा अधिनियम। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की अधिकार प्राप्त है कि आवश्यक सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा सके। एस्मा, एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो भी हमारी आवश्यक सेवाएं हैं उनमें कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते, उनको उसमें काम पर आना पड़ेगा और यदि उनको हड़ताल करनी है तो उसके कुछ नियमों का उनको पालन करना पड़ेगा। कुछ समय, इतने कुछ ही घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए ही वो ऐसा कर सकते हैं। ये इसको आवश्यक सेवा अधिनियम एस्मा कहते हैं, जिसमें कि रेलवे, डाकघर, टेलीफोन, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बैंक आदि आते हैं और इनके कर्मचारी जल्दी जल्दी हड़ताल या तालाबंदी हड़ताल नहीं कर सकते। लेकिन चाहे हम कुछ भी करें, किसी न किसी रूप में कभी ना कभी औद्योगिक संघर्ष आ ही जाते। अब अगर औद्योगिक संघर्ष हो ही गए तो अब क्या किया जाए, उनको निपटाना भी पड़ेगा। तो औद्योगिक संघर्षों को निपटाने के संबंध में भी कुछ उपाय दिए गए। सबसे पहले है श्रम समितियां, लेबर कमिटीज। लेबर कमिटीज बनाई जाती हैं जिसमें दोनों जब अगर झगड़े हो गए, अगर किसी वजह से कोई विवाद हो गया तो दोनों लोगों के प्रतिनिधि आएंगे, श्रम कमेटी बनाई जाएगी और समिति बनाई जाएगी और दोनों लोगों के लोग आएंगे और वहां उनके सामने अपनी रिपोर्ट देंगे। अगर इनसे भी नहीं समझता तो एक समझौता अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता है। कंसिलिएशन ऑफिसर भी अपॉइंट किया जा सकता है जो दोनों तरफ की बातें सुनकर इनके लिए एक बीच का रास्ता निकाले। इससे भी अगर नहीं सुधरता तो जांच अदालत है, वहां जाइए, वहां जाके वहां पे अपनी बात रखें और जांच के बाद रिपोर्ट देंगी, रिपोर्ट के आधार पर जजमेंट किया जाएगा। फिर लेबर कोर्ट्स है, श्रम न्यायालय है, वहां चले जाइए कि वहां पे लेबर कोर्ट्स है जहाँ पे भाई अब तो ये तो तरीके ऊपर के ये है कि उद्योगों में ही हो जाते हैं। अब उद्योगों के अंदर भी अगर नहीं हो पा रहा है तो उद्योग के बाहर भी आप जा सकते हैं। लेबर कोर्ट, श्रम न्यायालय है जहाँ पे श्रमिक अपनी ग्रीवियंस को लेकर या नियोक्ता अपनी ग्रीवियंस को लेकर जा सकता है। इसके बाद इंडस्ट्रियल जुडिशरी है, औद्योगिक न्यायाधिकारी है, वहां जा सकते हैं। और फिर लेबर, पूरा नेशनल कोर्ट्स हैं ही हमारे जिनमें हम सकते हैं। इस समय नई दिल्ली में पूरा एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है जो कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त 10 और औद्योगिक न्यायाधिकरण है, 3 धनबाद में, 2 बॉम्बे में, एक कलकत्ता, जबलपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर में। और हर राज्य का अपना जुडिशरी तो होती ही है। अब इसमें जितने भी कार्य हुए हैं इसका एक अधिनियम भी है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम। इसमें कुछ संशोधन किया गया था 1984 में। उन संशोधनों की कुछ बिंदु मैंने यहाँ रखे हैं कि सबसे पहला जो संशोधन औद्योगिक डिस्प्यूट्स एक्ट में किया गया वो था कि पहले सिर्फ उद्योगों को जो उत्पादन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता था, उन्हीं को उद्योगों में शामिल किया हुआ था। लेकिन इस अधिनियम ने उद्योगों की परिभाषा में परिवर्तन कर दिया गया है। कृषि क्रियाओं को छोड़कर सभी प्रकार की क्रियाएं जैसे अस्पताल, शैक्षिक, वैज्ञानिक, प्रशिक्षण, हर संस्थान उद्योगों के श्रेणी में शामिल कर दिए गए हैं। दूसरा यह है कि हर वो व्यक्ति श्रमिक माना जाएगा जो किसी न किसी प्रकार से वहां काम करता हो, निरीक्षण में, प्रबंधकीय में, किसी में भी, लेकिन उसका वेतन एवं महंगाई भत्ता 1600 रुपए माहवार से अधिक ना हो। तीसरा जो संशोधन इसमें किया गया वो है कि 100 से अधिक श्रमिकों की संस्थान में शिकायत समझौता प्राधिकरण होगी। मतलब एक अलग से ही अगर 100 से अधिक लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो उस उद्योग को एक अलग से प्राधिकरण बनाना होगा। समझौता अधिकारी किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए दबाव डाल सकता है, उसको बाध्य कर सकता है। यदि कभी संघर्ष होता है तो समझौता अधिकारी चाहे तो जिससे चाहे उससे वो विटनेस उसको बना सकता है, उससे बयान ले सकता है।
अगला इसमें जो बदलाव किया गया वो है औद्योगिक या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील पर श्रमिकों को पूरा वेतन। अब मान लीजिए कि संघर्ष हो गया, किसी बात पर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि बाहर तक चला गया, लेबर कोर्ट तक चला गया और कोर्ट ने श्रमिक के फेवर में डिसीजन दे दिया। लेकिन अब प्रबंधक कहते हैं कि नहीं, हम इस फेवर को नहीं मानते, हम आगे अपील करेंगे इंडस्ट्रियल कोर्ट में या जो हमारा नेशनल कोर्ट है उसमें। तो जितनी देर अपील चल रही है उतनी देर वो उससे काम तो नहीं कराएगा, लेकिन उसको वेतन देना पड़ेगा। परंतु इस पे शर्त है, बशर्त है कि वो जो श्रमिक है वो इस चीज का एफिडेविट दे, इस चीज की शपथ ले कि वो कहीं और कार्य नहीं कर रहा है। तो जितना टाइम में किसी इंडस्ट्रियल कोर्ट में या नेशनल कोर्ट में केस चलेगा उतने टाइम तक श्रमिक को प्रबंधक को काम देना पड़ेगा, मतलब वेतन देना पड़ेगा, चाहे वो उससे काम ले या ना ले, यदि पहले उसके फेवर में डिसीजन हो चुका है। तो अगली जो बदलाव इसमें किया गया, संशोधन इसमें किया गया, ये था कि यदि संस्था को बंद करना है या कर्मचारियों को निकालना है या अस्थायी रूप से भी काम बंद करने की जरूरत पड़ रही है तो पहले से सरकार से अनुमति उद्योगपति को या नियोक्ता को लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के वो ये काम नहीं कर सकता। आखिरी जो संशोधन इसमें किया गया कि किसी प्रकार का भी अनुचित आचरण पर जुर्माना हो सकता है, उसको सजा हो सकती है या दोनों हो सकते हैं। और ये क्या है अनुचित आचरण, जैसे मैंने कहा था आचार संहिता अनुशासन संहिता बनाई जाएगी, उसका पालन अगर वो नहीं करते हैं, देश का पालन नहीं करते हैं, अननेसेसरली हड़ताल के लिए किसी को बढ़ावा दे रहे हैं या तालाबंदी करने की कोशिश पर मतलब उसको बढ़ावा दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, तो ऐसे में अगर ये ऐसा अनुचित आचरण पाया जाता है तो उनको सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो ये था आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में जो समझौता हमने, जो संशोधन हमने किया। तो आज हमने बात की औद्योगिक श्रम के बारे में, औद्योगिक बीमारी के बारे में, औद्योगिक संबंध और औद्योगिक संघर्षों के बारे में।